मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं छपी हैं, बल्कि समाज की एकदम गहरी और नंगी सच्चाई पर लिखी गई हैं। आज हम उनके एक बेहद क्लासिक और मशहूर काम दो बैलों की कथा के इस गहरे विश्लेषण में गोता लगाने वाले हैं। ये मत सोचेगा कि ये महज दो जानवरों की कहानी है, बिल्कुल नहीं। ये असल में संघर्ष, करुणा और काम करने वाले उस मूक वर्ग के विद्रोह की एक बेहद शानदार रूपरेखा है। आइए देखते हैं कि कैसे प्रेमचंद जी ने जानवरों के बहाने हमारे ही इंसानी समाज का एक जीता जागता आईना पेश किया है। कहानी शुरू होते ही हमारे सामने एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। क्या हद से ज्यादा सीधापन और हर जुल्म को चुपचाप सह लेना सच में कोई बहुत बड़ा गुण है, या फिर कोरी बेवकूफ़ी? समाज में जो इंसान बिना आवाज उठाए हर अन्याय सह लेता है, क्या ये दुनिया उसे कोई इनाम देती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाती है? लेखक हमें बताते हैं कि जो सीधा जीवन जीते हैं, किसी से नहीं उलझते, उन्हें दुनिया अक्सर बेवकूफ़ का ही ठप्पा लगा देती है। और सच कहें तो यही वो विचार है जिस पर यह पूरी कथा टिकी हुई है। तो आइए कहानी के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, गधे और बैल का स्वभाव। प्रेमचंद जी ने इंसानी फितरत को समझाने के लिए यहाँ जानवरों का जो उदाहरण लिया है, वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। गधे को अक्सर जानवरों में सबसे ज्यादा बेवकूफ़ माना जाता है, पर क्यों? क्योंकि उसमें गजब की, बल्कि कहिए हद दर्जे की सहनशीलता होती है। उसे चाहे जितना पीट लो, चाहे जैसी सड़ी गली घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी कोई असंतोष या गुस्सा नहीं दिखता। एक अजीब सी उदासी हमेशा छाई रहती है। बस इसी वजह से उसे मूर्ख कह दिया जाता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई है बैल। बैल में धैर्य तो है, लेकिन वो कभी कभी अड़ भी जाता है, सींग भी मारता है और अपना गुस्सा भी दिखाता है। इसीलिए बैल का रुतबा गधे से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ थोड़ा ही सही पर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत तो रखता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदारों की। झूरी किसान के दो बेहद अनमोल और प्यारे बैल, हीरा और मोती। ये दोनों देखने में एकदम शानदार, ऊंचे डील डॉल वाले और काम में तो मानो मशीन। इनके बीच का भाईचारा इतना गहरा है कि ये एक मूक भाषा में, यानी बिना एक भी शब्द कहे, एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं। साथ उठना, साथ खाना और एक दूसरे को चाट कर अपना प्यार जताना इनकी रोज की आदत है। इनकी ये गजब की एकता और मानसिक बल ही आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। गया के घर अत्याचार। कहते हैं ना, सुख के दिन हमेशा नहीं टिकते। एक दिन झूरी ने अपने इन दोनों अनमोल बैलों को अपने साले गया के घर भेज दिया। अब बेचारे बैलों को क्या पता कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। यह एहसास ही बहुत तकलीफदेह था। नए घर में उनका स्वागत डंडों की पिटाई से हुआ। दिन भर खेतों में उनसे जीतोड़ मेहनत करवाई गई और शाम को खाने के नाम पर सिर्फ सूखा बेस्वाद भूसा डाल दिया गया। ये उनके लिए किसी बहुत बड़े धोखे से कम नहीं था। उनका दिल भारी था और वो इस गहरे विश्वासघात को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि मुश्किल हालातों में दोनों का चरित्र कैसे एकदम अलग तरह से रिएक्ट करता है। गया के इन जुल्मों को सहते हुए मोती का खून एकदम खौल उठता है। वो आक्रामक होकर कहता है, मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। उसे उसी वक्त न्याय चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ हीरा है, एकदम शांत। वो कहता है, हमारे जाति का ये धर्म नहीं है। हीरा यहाँ एक एंकर यानी एक ठहराव की तरह काम करता है, जो मोती को किसी भी जल्दबाजी या हिंसक कदम उठाने से रोक लेता है। लेकिन इस घने अंधेरे और जुल्म के बीच कहानी में आती है एक नन्ही बच्ची की करुणा। गया के घर में एक छोटी सी अनाथ बच्ची थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। जब इस बच्ची ने इन बेजुबान जानवरों पर होते इस अत्याचार को देखा, तो उसे ऐसा लगा मानो वो अपना ही दर्द देख रही हो। वो रात के अंधेरे में चुपके से आती और इन बैलों को 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी। ये एक साझा दुख था, जिसने एक छोटी सी इंसान और उन विशाल जानवरों के बीच एक अटूट, कभी न टूटने वाला बंधन बना दिया था। जरा सोचिए, उन 2 रोटियों से उन पहाड़ जैसे बैलों का पेट तो क्या ही भरता। शारीरिक रूप से तो वो भूखे ही रहते थे, लेकिन बात पेट की नहीं, आत्मा की थी। उन 2 रोटियों ने उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया। उस बच्ची के निस्वार्थ प्यार ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि इस क्रूर और पराई जगह पर भी कोई तो है जो उनका दर्द समझता है। इसी छोटे से भावनात्मक पोषण ने उन्हें दिन भर की मार और असीम कष्ट सहने की एक गजब की ताकत दे दी। इसके बाद शुरू होती है असली बगावत, आज़ादी और सांड से युद्ध।
आखिरकार एक रात उसी नन्ही बच्ची ने चुपके से उनकी रस्सियां खोल दी और दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन आजादी का ये सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में उनका सामना हुआ एक खूंखार, हाथी जितने विशाल सांड से। अकेले उससे भिड़ना मतलब सीधे मौत को दावत देना था, और भागना कायरता। यहाँ हीरा और मोती ने अपनी शानदार बुद्धिमानी और टीमवर्क का ऐसा नज़ारा पेश किया कि बस, उन्होंने एक कमाल की रणनीति बनाई। दोनों अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करेंगे। जब सांड हीरा पर झपटता तो मोती पीछे से अपने सींग उसके पेट में घुसेड़ देता, और जब वो मोती की तरफ मुड़ता तो हीरा उसे रगेड़ता। उनकी इस सूझबूझ ने उस विशाल घमंडी सांड को धूल चटा दी और हार मानने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक पल आता है जो दिल जीत लेता है। जब सांड बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा तो मोती गुस्से में उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन हीरा ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ये वाक्य उनके इस विद्रोह के नैतिक आधार को दिखाता है। उनकी ये लड़ाई अपने अस्तित्व और अपने सम्मान को बचाने के लिए थी, न कि किसी अंधी हिंसा या बदले की भावना के लिए। और यही बात उन्हें एक साधारण पशु से कहीं ऊपर का दर्जा दिलाती है। पर आज़ादी की कीमत अभी और चुकानी बाकी थी। अब आता है कांजी हाउस में कैद का खौफनाक मंजर। मोती की एक छोटी सी जल्दबाजी की वजह से वो एक मटर के खेत में पकड़े जाते हैं और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस, जिसे आप लावारिस जानवरों की एक जेल कह सकते हैं। वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। खाने के लिए एक तिनका तक नहीं था। वहाँ पहले से कैद भैंसें, बकरियां और गधे कमजोरी के मारे मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे। जब सारा दिन बीत गया और खाने को कुछ नहीं मिला तो भूख और हताशा के मारे हीरा और मोती उस कांजीऔस की नमकीन मिट्टी की दीवार को ही चाटने लगे। ये उनकी पूरी यात्रा का सबसे अंधकारमय और निराशाजनक पल था, जहां उनका पूरा सम्मान तार-तार हो चुका था। पर मोती के सीने में जो विद्रोह की आग थी वो बुझी नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो इस दीवार को तोड़कर रहेगा। उसने अपने सींगों से दीवार पर ऐसे ताबड़तोड़ प्रहार किए मानो किसी बड़े दुश्मन से भिड़ रहा हो। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और दीवार का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। रास्ता खुलते ही क्या गजब की बात हुई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले उन सारे कमजोर और अधमरे जानवरों को बाहर आज़ादी की तरफ हाँक दिया। यहाँ मोती हमें एक सच्चे नायक, एक असली हीरो के रूप में नजर आता है। सारे जानवर तो भाग गए, लेकिन हीरा अभी भी कांजी हाउस के चौकीदार की एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। मोती चाहता तो वो आराम से भाग सकता था, रास्ता खुला था, लेकिन वो नहीं गया। उसने हीरा से कहा, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। और सच कहूं तो यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा भावनात्मक केंद्र है। आज़ादी बहुत प्यारी होती है, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए अपने सबसे पक्के दोस्त को मौत के मुंह में छोड़ देना मोती को बिल्कुल मंजूर नहीं था। ये उनके रिश्ते की वफादारी की सबसे चरम सीमा है। और फिर आता है इस कथा का आखिरी और सबसे भावुक पड़ाव, आज़ादी और घर वापसी। कांजी हाउस में पूरे एक हफ्ते तक बिना खाए पिए रहने के बाद दोनों बैल सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। कहानी अब अपने सबसे डरावने चरम पर पहुंचती है जब वहां एक दढ़ियल आदमी आता है। उसकी आंखें लाल थीं और वो उनके कूल्हों में उंगली चुभोकर उनके मांस का अंदाजा ले रहा था। ये खौफनाक आदमी कोई और नहीं बल्कि एक कसाई था जिसने उन्हें नीलामी में खरीद लिया था। अब तो मौत एकदम सामने खड़ी थी। दोनों बैल बहुत डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रास्ते में एक जाना पहचाना मोड़ दिखा, उन्होंने अपनी जान बचाने की आखिरी जद्दोजहद की और पूरी ताकत से अपने घर की ओर भाग खड़े हुए। भागते भागते वो कहीं नहीं रुके, सीधे अपने पुराने घर झूरी के द्वार पर आकर ही दम लिया। गांव के लोग उन्हें इस हालत में देखकर हैरान थे और झूरी उन्हें देखकर खुशी के मारे रो पड़ा। पर सबसे खूबसूरत बदलाव तो तब आया जब झूरी की पत्नी बाहर आई। याद है, ये वही पत्नी थी जिसने शुरुआत में उन्हें नमक हराम कहकर घर से निकाल दिया था। लेकिन आज उनका ये लंबा संघर्ष और उनकी हालत देखकर उसका दिल भी पिघल गया। उसने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ये सम्मान, ये आज़ादी उन्हें किसी खैरात में नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी असीम सहनशीलता और गजब की हिम्मत से इसे खुद वापस हासिल किया था। तो जाते जाते ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या सच्ची आज़ादी और आत्मसम्मान पाने के लिए सिर्फ गधे जैसी मूक सहनशीलता काफ़ी है,
या फिर जब अन्याय सारी सीमाओं पार कर जाए तो उन रस्सियों को तोड़ने के लिए एक बैल जैसी साहसी और विद्रोही भावना की भी जरूरत होती है। मुंशी प्रेमचंद जी हमें यही सिखा गए हैं कि धैर्य यकीनन एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन जब बात अस्तित्व और सम्मान की आ जाए तो उसके लिए लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी शानदार विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।